साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंगल पुनः आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं और विषय मेरा वही पुराना है जीएसटी में अभी सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। अभी बदलाव नहीं किए गए, बदलाव किए गए तो बजट 2021 के अंदर, जो कि अभी नोटिफाई किए गए हैं और नोटिफाई करने के बाद में 1 जनवरी 2022 से उसको प्रभावी किया जा रहा है। मैं हमेशा आभारी रहा हूँ अपने प्रेरणा स्रोत कानपुर के मेरे बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संतोष गुप्ता जी का, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। जो भी मुझे परेशानी आती है मैं उनसे चर्चा करता हूँ, सीखता हूँ। और ऐसे ही मेरे एक साथी हैं कुशीनगर के राजेश शर्मा जी, उनसे भी मेरी काफ़ी चर्चा होती रहती है। तो साथियों, मैंने 2 महीने पहले आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जीएसटी एक्ट की धारा 165, 166 पर चर्चा करी थी। साथियों, धारा 165 जो है उसमें सरकार ने या जीएसटी बोर्ड ने एक पावर ले ली है, पावर टू मेक रेगुलेशंस। द बोर्ड में द बाय नोटिफिकेशन मेक रेगुलेशंस consistent with this act and rule made thereunder to carry out the provisions of this act। कोई नियम के अंदर बदलाव लाना है तो वो नोटिफिकेशन द्वारा रेगुलेशन कर सकता है। ऐसे ही धारा 166 है जिसमें लाइंग ऑफ रूल्स नॉट रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन, जिसके वो पूरा नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको मैं सुना रहा हूँ। इट मेड और इशूड बिफोर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ ए सेशन फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच मे बी comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or successive session aforesaid both houses agree to make any modification। तो साथियों, बजट 21 में सरकार द्वारा प्रावधान कुछ रखे गए थे और वो प्रावधान जो रखे गए थे वित्त अधिनियम 2021 के क्लॉज धारा 99 से 114 तक संशोधित किए गए थे, जिसको सरकार ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी करने के लिए एक विज्ञप्ति संख्या 39/2021 केंद्रीय कर दिनांक 21 दिसंबर 2021 को जारी किया। जीएसटी नियमावली के नियम के लिए विज्ञप्ति 35/2021 केंद्रीय कर दिनांक 24/9/21 को विज्ञापित किए गए। उनके नियमों में के सब नियम छोटा I 3(6) सब रूल ऑफ 7 ऑफ रूल 2 दिनांक 21 दिसंबर 2021 से प्रभावी किए गए हैं। इस आशय की विज्ञप्ति संख्या 38/2021 केंद्रीय कर दिनांकित 21 दिसंबर 2021 को विज्ञप्ति के माध्यम से प्रभावी कर दी गई है। अब इस जो विज्ञप्ति के द्वारा जब प्रभावी किया गया है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बिंदुवार मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसी संस्थान के द्वारा अपने सदस्य या संगठन के अधिकारियों को कोई माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है तो वह कर योग्य दायरे में रहेगी। व्यापारी पार्टनरशिप फर्म या कंपनियों को द्वारा अपने पार्टनर्स या कंपनी के सदस्यों या क्लब या सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों को माल आपूर्ति की जाती है तो जीएसटी के दायरे में वह कर योग्य होगा, टैक्सेबल रहेगा। नंबर 2 है जीएसटी अधिनियम की धारा 16 उपधारा 2 क्लॉज ए के पश्चात इसमें डबल ए जोड़ दी गई है। यह संशोधन किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्यता देने हेतु धारा 37 के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता होगी। जो आउटवर्ड बिल सप्लाई हम जो करते हैं उसके लिए जीएसटी 1 जो अपलोड करते हैं वो उसके लिए मस्ट कर दिया गया है। इस धारा के तहत विक्रेता द्वारा जीएसटी 1 में बिक्री के इनवॉइस व डेबिट नोट नियमानुसार अपलोड किए जाते हैं। इनवॉइस दाखिल करने की सुविधा IFF के तहत भी यह इनवॉइस व डेबिट नोट अपलोड किए जाने की सुविधा भी नियमों के तहत जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस प्रावधान से क्रेता व्यापारी के जीएसटी 2B में ITC में प्रदर्शित होंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 1 जनवरी 2022 से
जब तक जीएसटी 2B में खरीद या डेबिट नोट प्रदर्शित नहीं होंगे, क्रेता को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। यह संशोधन उचित व जायज़ नहीं कहा जा सकता। ये जो संशोधन सरकार ने किया है, इसको हम वैध विधि युक्त या सही नहीं कहा जा सकता है। विक्रेता द्वारा इनवॉइस या डेबिट नोट अपलोड न करने पर उसका नुकसान क्रेता को होगा। इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मैं बीच में आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को, मेरी वीडियो को पूरा तरह से देखेंगे आप, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। वैसे आप खुद ही विधिक विशेषज्ञ हैं, आप खुद ही एक्ट के बहुत अच्छे जानकार हैं, लेकिन चर्चा का विषय यही होता है, चर्चा का उद्देश्य यही होता है कि हम आपस में चर्चा कर सकें वीडियो के माध्यम से या आप सामने बैठ करके। तो एक्ट में ऐसी बहुत से प्रावधान हैं जिनको बारे में हमें चर्चा करना आवश्यक है, अन्यथा हम अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है, जीएसटी अधिनियम की धारा 139 के तहत सचल दल द्वारा की गई कार्रवाई एवं धारा 130 के तहत कॉन्फिक्शन ऑफ गुड्स की कार्रवाई धारा 74 के तहत करंट धारा में शामिल नहीं होगी। अर्थात धारा 74 के तहत इन कार्रवाइयों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जैसे सेक्शन 74 के जो नोटिस आते हैं, उसमें जो मोबाइल यूनिट द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसको संज्ञान में डिपार्टमेंट नहीं लेगा। चौथा है, धारा 139 के तहत माल मालिक होने पर अब वाहन एवं माल टैक्स की धनराशि को दोगुना अर्थदंड के रूप में जमा कराने पर ही वाहन व माल अवमुक्त किया जाएगा। मतलब पहले जो था अलग था नियम, लेकिन अब डबल पेनल्टी जमा कराने का प्रावधान इन्होंने लागू कर दिया है। कर मुक्त वस्तु के मामले में माल मालिक आने पर वस्तु के मूल्य का 2% अथवा 25,000 रुपये जो भी कम होगा वो लागू रहेगा। वही धनराशि माल और वाहन को अवमुक्त कराने के लिए जमा करानी होगी। अब बैंक गारंटी पे माल रिलीज नहीं किया जाएगा, ये इस ध्यान रखना होगा। नंबर 5 है, जीएसटी अधिनियम की धारा 107 में उपधारा 6 में ये प्रावधान किए गए हैं कि सचल दल द्वारा माल एवं वाहन के संबंध में धारा 129 उपधारा 3 के तहत की गई कार्रवाई में अर्थदंड की 25% धनराशि अपील दाखिल करने हेतु प्री डिपॉजिट करनी पड़ेगी। पहले 10% थी और 25% कर दी गई है। इसके पूर्व अर्थदंड की कोई धनराशि अपील दाखिल करने के लिए प्री डिपॉजिट के रूप में निर्धारित नहीं की गई थी। यानी स्पष्ट है कि आप जो अपील करेंगे उसमें पहले जो आप पेनल्टी जमा कर दिया करते थे, उसमें से ही 10% मान करके पेनल्टी स्वीकार हो जाती थी, लेकिन अब आपको पेनल्टी के साथ के अतिरिक्त 25% जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका आपको जमा करना होगा। प्रथम अपील दाखिल करने हेतु केवल निर्धारित कर का 10% ही अपील दाखिल करने के प्रीजोबिट शर्त थी। नंबर 6 है, अब ट्रांसपोर्टर भी अर्थदंड की धनराशि या रुपया 1 लाख जमा कराने पर अपना वाहन अवमुक्त करा सकता है। मतलब ट्रांसपोर्टर को भी सुविधा दी गई है कि पेनल्टी की धनराशि या 1 लाख रुपया जमा करा देगा तो वह अपना जो व्हीकल है, ट्रक है, वो रिलीज़ करा सकता है। नंबर 7 है, धारा 151 के तहत कमिश्नर या इसके द्वारा अधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के तहत सूचना व विवरण दाखिल करने का निर्देश दे सकता है। नंबर 8 है, धारा 83 के तहत राजस्व हित की सुरक्षा हेतु बैंक अकाउंट एवं संपत्ति अटैच करने का अधिकार दायरे को व्यापक रूप विस्तार दे दिया गया है। मतलब मैं इस बारे में यही कहूँगा कि सरकार इस एक्ट के माध्यम से व्यापक अधिकार प्राप्त करना चाह रही है कि मैं सरकार अनलिमिटेड पावर्स ले ले और व्यापारी को या टैक्स पेयर जो है, रजिस्टर्ड डीलर जो है, उसको कैसे न कैसे बांध के अपने पास रखे। मैं समझता हूँ ऐसी व्यवस्था से विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलेगा, उत्पीड़न ही मिलेगा। साथियों, मैं आपसे पिछली बार चर्चा करी थी, धारा 165 में जो उन्होंने अधिकार ले लिया है, पावर टू मेक रेगुलेशंस, उसका परिणाम ये आ रहा है कि एक्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। मैं अपनी कई वीडियो में इस बात कह चुका हूँ कि एक्ट का संशोधन संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। एक्ट में धारा 38 में प्रावधान दिया हुआ है
जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने एक्ट में लिखा हुआ है फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई। इसमें शब्द आया है सेल वेरीफाई वैलिडेट मॉडिफाई और डिलीट। मतलब परचेजर को ये पावर दी गई है, लेकिन सरकार ने धारा 165 के तहत जो प्राप्त अधिकार है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन नंबर 82 10 नवंबर को जारी करके इस GST 2 को मॉडिफाई करके GST 2B और 2A कर दिया, जिसमें ना वेरिफिकेशन कर सकता है परचेजर, ना उसको मॉडिफाई कर सकता है, ना वैलिडेट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। जो भी शो हो रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये करदाता की जो परचेजर की पावर का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये व्यवस्था पूरी तरह से विधि विरुद्ध की जा रही है। इसलिए मैं विशेषकर व्यापारिक संगठनों से अनुरोध करूँगा कि वह इस ओर ध्यान दें। केवल व्यापारी एकता जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। मैं साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन से अनुरोध करूँगा कि ऐसी कुछ कठिनाइयाँ हैं एक्ट में दी जा रही हैं, की जा रही हैं, उसके लिए बार एसोसिएशन को भी एकजुट होकर के आपस में चर्चा करके कुछ न कुछ कार्रवाई सरकार के साथ करनी चाहिए। सरकार के साथ पत्राचार करें, बैठकें करें और अपनी बात रखें। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूँगा, आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और मैं चाहूँगा कि मेरी जो बात मैंने अपनी बात जो आपके सामने रखी है, आप इसमें सहमति कितनी रखते हैं और आप इसमें कितना सहमत हैं, इसके बारे में मुझे जो नीचे वीडियो में नीचे कमेंट्स जो कॉलम आता है उसमें कमेंट्स ज़रूर भेजें, या मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9410664214 है। और मैं इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। अगले सब्जेक्ट पर पुनः उपस्थित होऊंगा, फिर चर्चा करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।